सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हाजिर हो एक अगली वीडियो के साथ। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने वो वर्क एंड एनर्जी का वन शॉट बनाया था, और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उस जो वर्क एंड एनर्जी के वन शॉट में हमने पढ़ा था उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे या फिर क्वेश्चन एंड आंसर जो आएंगे वो कैसे सॉल्व होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एनसीईआरटी का सोल्यूशन, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी का। सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, जितने भी फॉर्मूलाज इसके अंदर हैं वो समझ लेते हैं। तो आइए हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। मैंने ये सारे फॉर्मूलेज यहाँ लिख दिए हैं हमारे पास। सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जो मेन फॉर्मूला है वर्क का वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, बस आपको अभी क्या करना है, वैल्यू याद करनी है। अगर एंगल 0 होगा तो वैल्यू 1 आएगी, cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला ये पूरा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर cos 0 1 होगा, मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी एंगल नहीं दे रखा होगा, तो फोर्स का वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। अगर दो वेलोसिटी दे रखी है और अगर एक वेलोसिटी दे रखी है तो हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, mgh, सिर्फ मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू ग्रेविटी इनटू h करना है आपको। उसके बाद आपके पास पावर का फॉर्मूला आता है। पावर के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। फिर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनकी यूनिट भी हमें पता होना चाहिए। वर्क की यूनिट जूल, काइनेटिक एनर्जी की जूल, पोटेंशियल एनर्जी की जूल, और पावर की एनर्जी वॉट होगी, मेगावाट होगी, हॉर्स पावर हो सकती है। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं बुक के अंदर, जितने भी जहां जहां जगह जगह क्वेश्चंस आए हैं वहां से लिए हैं। जैसे ये एक्सरसाइज 11.1 पेज नंबर 148, ये आई थिंक पुरानी बुक के हिसाब से है, लेकिन ये क्वेश्चन और है, पहले भी था और अब भी है। इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है हम लोगों को, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ object, the displacement is say 8 meter in the direction of the force. Let us take it that the force act on the object through the displacement. What is the work done? तो हम जानते हैं कि सेम डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स हमें दे रखा है 7 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखी है 8 मीटर की। हम लोग वर्क निकालेंगे। वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 7 इंटू 8। तो 7 8 का 56, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 जूल। ठीक है, इतना सा करना था। पहले आंसर का, पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है व्हाट डू वी से दैट वर्क इज डन, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। तो वर्क कब हम कह सकते हैं कि वर्क हो गया है? तो हम कह सकते हैं वर्क इज कंप्लीटेड व्हेनेवर द गिवन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। दो कंडीशन होनी चाहिए, पहली कंडीशन फोर्स लगना चाहिए बॉडी पे, दूसरी कंडीशन डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स लगने के बाद तो वर्क हुआ है, अदरवाइज वर्क नहीं हुआ, आप कितना ही फोर्स लगाते रहे। अगला क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। आपको बताना है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आप भी जानते हैं कि जब बॉडी की और फोर्स की सेम डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की सेम डायरेक्शन होती है, तो फॉर्मूला लगता है W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन है डिफाइन 1 जूल। 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 जूल कैसे डिफाइन करेंगे? 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर। जब 1 न्यूटन का फोर्स बॉडी को 1 मीटर की डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दे तो उस केस में कहलाया जाता है 1 जूल ऑफ एनर्जी। अभी एक न्यूमेरिकल आ चुका है, तो अब न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल की तरफ सॉल्व करते हैं। कह रहा है अ पेयर ऑफ ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लग। द फील्ड बीइंग प्लग इज 15 मीटर लॉन्ग, हाउ मच वर्क इज डन। देखिए एक बुल है या दो बुल है, उनसे क्या कराया जा रहा है, प्लगिंग कराई जा रही है ग्राउंड की, और ग्राउंड है 15 मीटर लॉन्ग। आपको फोर्स दे रखा है 140 न्यूटन और आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 15 मीटर। आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 140 इंटू 15। तो 140 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 007 840, तो इसका आंसर आ जाएगा 840 जूल। तो उन ब्लॉक्स को पूरा जो हल है, जो उससे वो प्लगिंग करेंगे, उसमें 840 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, 840 जूल ऑफ वर्क उन्हें करना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है अगली सीरीज में स्टार्ट होता है, वो है एक्सरसाइज 11.3 पेज नंबर 152 के क्वेश्चन है, और उसके अंदर एनर्जी आ गई थी। तो अब यहाँ पर पूछेगा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज टर्म्ड एज मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली जो मोशन की वजह से एनर्जी आती है बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी बॉडी मूव कर रही होगी, जो भी बॉडी मूव कर रही होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी।
अ बॉडी यूजेस मैकेनिकली टू ट्राई टू वर्क, और बॉडी जो है जब काइनेटिक एनर्जी उसके पास आती है तो वो वर्क करने की कोशिश करती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर इज एम्प्लॉयड इन ड्राइविंग अ नेल इनटू अ लॉग ऑफ वुड। जब हम कील को ठोकते हैं तो वो जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास आती है वो वर्क करती है फिर वहां पर, ठीक है। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। गेट अ राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। आगे शायद एक न्यूमेरिकल आगे बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है और कह रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, देखिए जूल में है ना, तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो बॉल एक जो बॉडी है उसकी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी आपको 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है और उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 25 जूल, ठीक है। कहता है व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड एंड व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम्स। सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा आपको, यहां से इन सबको हटाते हैं, एक मिनट। देखिए बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी हमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है 25 जूल। हमें निकालनी है, सबसे पहले मास निकालना पड़ेगा। अगर हमें नई काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसको निकालने के लिए हमें मास निकालना पड़ेगा। तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं और उससे मास निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 25, हाफ मास निकालना है और वी हो गया 5 इंटू 5 क्योंकि वी का स्क्वायर है। तो 5 इंटू 5 नीचे चले जाएगा, 2 पर चले जाएगा, तो मास की वैल्यू हो गई 25 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 5, 5 5 25 पूरा कट जाएगा और यहाँ पर जो मास आ जाएगा दैट विल बी 2 kg। तो सबसे पहले हमने मास निकाल लिया। अब दूसरे केस पे बात करते हैं। केस नंबर 2 क्या है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब वो वेलोसिटी डबल हो जाए। अब जो नई वेलोसिटी है वो डबल हो गई, पुरानी वाली की डबल होगी, और पुरानी वाली क्या थी, पुरानी वाली 5 थी। तो अब नई वाली वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 5 मीटर पर सेकंड। आइए नई काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, हम इसे एक नया नाम दे देंगे, हाफ एम, मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी होगी 10 इंटू 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 जूल एनर्जी आ गई। कहता है बट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी 3 टाइम वेलोसिटी हो जाएगी तो क्या होगा, हम इसे एक और नया नाम देते हैं, 3 टाइम वेलोसिटी हो चुकी है। पहले स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी 5 और अब 3 टाइम हो चुकी है तो कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। हम फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे नई वाली, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी डबल डैश का स्क्वायर, हाफ एम 2 है और ये हो जाएगा 15 इंटू 15, 2 से 2 कैंसिल, 225 जूल। तो पहले केस में एनर्जी 25 थी, जब आपने वेलोसिटी डबल करी तो आपकी 4 गुना बढ़ गई एनर्जी, और जब आपने इसको 3 टाइम्स करी तो वो कुछ 3 गुना बढ़ गई, तिन्नी और ज्यादा गुना बढ़ गई, 225 आपकी जूल एनर्जी हो चुकी है। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा। आइए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है क्वेश्चन व्हाट इज पावर, व्हाट इज पावर। तो मैंने आपको बताया था पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क तो बेसिकली ये पूछ रहा है पावर क्या होती है, तो पावर हम बताएंगे पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कितनी जल्दी और कितनी देर में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है टाइम के हिसाब से, उसको क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है, ठीक है। पावर की यूनिट जो होती है वॉट होती है, तो सिर्फ आपको इतना लिख कराना है। कहता है डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। 1 वॉट ऑफ पावर का मतलब क्या है, अ बॉडी इज क्लेम टू पोजेस पावर ऑफ 1 वॉट if it is worked at a speed of 1 joule in 1 second। अगर 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है 1 सेकंड के अंदर, या 1 जूल ऑफ वर्क हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, तब कहलाएगी कि 1 वॉट का पावर कंज्यूम हुई है, ठीक है। आइए अगला एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कह रहा है a lamp consumes 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकंड, व्हाट इज द पावर। वेरी इजी क्वेश्चन। इसके अंदर क्या करना है, हम लोगों को पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी हमें कितनी दे रखी है 1000 जूल, तो 1000 जूल डिवाइड बाय टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड, कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 वॉट आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। इसमें बस इतना ही करना था, इतना आसान क्वेश्चन था ये। अगला जो क्वेश्चन है ना उसमें बोल रहा है डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर का फॉर्मूला मैंने वीडियो में बताया था पिछले वाली। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये एवरेज फॉर्मूला एवरेज पावर होती है, बस आपको इतना ही डिफाइन करना है।
आइए अब आ जाते हैं हम लोग एनसीईआरटी की जो लास्ट में क्वेश्चन आते हैं उसके सोल्यूशन पर। तो एनसीईआरटी के जो लास्ट में क्वेश्चन आते हैं उसके कुछ सोल्यूशन ये दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर ये है, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज इन्होंने लिस्ट करके दी हैं और पूछा है कि रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। मतलब इन जो सिचुएशन दे रखी है इसमें वर्क हुआ है या नहीं हुआ है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन है, सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सुमा तैर रही है, तो ऑब्वियसली बात है तैर रही है तो वो फोर्स लगा रही होगी पानी में, डिस्प्लेस कर रही होगी, तो इसका मतलब वर्क होगा। तो यहाँ पर आंसर जरा कैसे देना है, व्हाइल स्विमिंग सुमा अप्लाइज अ फोर्स टू पुश द वाटर बैकवर्ड, देयरफॉर सुमा स्विम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कॉज्ड बाय द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ द वाटर, हियर द फोर्स कॉज्ड द डिस्प्लेसमेंट, हेंस द वर्क इज डन बाय द सीमा। तो वर्क सीमा जब तैर रही होगी तो वो पानी को डिस्प्लेस कर रही होगी पीछे और आगे कुछ फोर्स लगा रही होगी, तो सीमा का फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसका मतलब सीमा स्विमिंग करते वक्त वर्क लगा रही है, इसका मतलब वर्क हो रहा है। आगे, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज बैक। डोंकी कर रहा है, लोड कैरी कर रहा है अपने बैक पे, तो इसका आंसर नहीं होगा कि वर्क नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, व्हाइल कैरिंग अ लोड द डोंकी हैज टू अप्लाई अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर लोड कैरी करना है तो डोंकी आगे की तरफ क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा कि उस पे जो ग्रेविटी फोर्स लग रही होगी वो नीचे की तरफ लग रही होगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ लग रही होगी और वो आगे की तरफ चल रहा होगा। तो ग्रेविटी जब नीचे की तरफ लगती है और आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एंगल बनता है 90, और जब एंगल 90 बनेगा तो वर्क जीरो आएगा, चाहे वो ग्रेविटेशनल वर्क क्यों ना हो। ठीक है, तो इस केस में वर्क जो आएगा जीरो आएगा। अगला क्वेश्चन है सी पार्ट, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। एक विंड मिल है जो कि क्या करती है, वाटर को लिफ्ट करती है। ठीक है, तो अ विंड मिल वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी टू एलेवेट water. The windmill lift water by applying a force in the upward direction and thus water is moving in the same upward direction. Windmill ऊपर की साइड फोर्स लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की साइड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वर्क होगा, वर्क इज डन बाय द विंडमिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। तो पहली बात तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोटोसिंथेसिस होते हुए ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वर्क नहीं होगा यहाँ पर। इंजन इज पुलिंग ट्रेन, ऑब्वियसली इंजन पुलिंग ट्रेन, मतलब इंजन अगर पुल कर रही है ट्रेन को तो ऑब्वियसली बात है फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो वर्क होगा। ठीक है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, नो नो डिस्प्लेसमेंट, नो फोर्स, ड्राई हो रहे हैं अगर सन में तो उसमें वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, अ सेल बोल्ट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, चाहे विंड एनर्जी की वजह से हो, ग्रेविटी की वजह से हो, अगर बॉडी मूव कर रही है फोर्स लगने के बाद तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क होगा और इस वाले क्वेश्चन में भी वर्क होगा। ठीक है, तो मेरे आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, an object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and fall back to the ground। एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया और फेंकने के बाद वो ग्राउंड की तरफ गया। कहता है the initial and the final point of the path of the object on the same line। वो जो पाथ था ना उसने जो कवर किया था वो सेम लाइन में था, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, what is the work done by the force of gravity on the object। देखिए साफ सीधी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रही है लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क तो फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, बॉडी मूव भी हो रही है, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा। अगर बॉडी एक जगह से चल के दूसरी जगह सेम पॉइंट पर जाती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो जाता है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला, अब बैटरी लाइट्स अ बल्ब, एक बैटरी बल्ब को लाइट करती है, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व, कैसे कैसे एनर्जी चेंज इन्वॉल्व हुए होंगे। देखिए बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी लाइट में और हीट में, क्योंकि जब बल्ब जलता है तो वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट प्लस हीट एनर्जी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। कहता है फॉर अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास, हमें मास दे रखा है, मास दे रखा है 20 kg। कहता है इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड। मैंने क्या बताया, जब दो वेलोसिटी दे रखी हो तो एक हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी और पहली इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और वेलोसिटी चेंज हो गई है तो फाइनल वेलोसिटी हो गई है 2 मीटर पर सेकंड। कहता है कैलकुलेट द वर्क डन। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको फॉर्मूला ये पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज करना है जिसके अंदर दो वेलोसिटी होती है। तो वर्क निकालने के लिए वो वाला फॉर्मूला जिसमें दो वेलोसिटी यूज होती है, तो वो होता है हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। हाफ एम, एम कितना है 20,
v का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यहां से कट जाएगा, ये आ जाएगा 10 10 और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 25, यहाँ हो जाएगा 10 इंटू माइनस 21, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 210 जूल। क्योंकि नेगेटिव वर्क इसलिए लग रहा है क्योंकि बॉडी पे ब्रेक लग रहे हैं, बॉडी रुक रही है, तो रोड्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वर्क आ रहा है और बॉडी को रोकने के लिए वर्क दिया जाएगा, एनर्जी कंज्यूम होगी, इसलिए नेगेटिव वर्क यूज हुआ है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने सेकंड वाला किया था। अ मास ऑफ 10 kg एट अ पॉइंट ए ऑन द टेबल, इट इज मूव्ड टू अ पॉइंट बी, इफ द line of joining A and B is horizontal, what is the work done on object by gravitational force? देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, एक मास रखा हुआ है बॉडी पे, एक टेबल है, टेबल पे मास रखा है, ये पॉइंट ए है, इसको यहाँ मूव करा के यहाँ मूव करा दिया। ठीक है, कहते हैं ग्रेविटेशनल, आपने जो फोर्स लगाई वो तो लगी, कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगी mg और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे ds। ठीक है ना, वो कितना हो गया, एंगल 90। अब एंगल 90 हो गया, वैसे तो ये भी है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वहां जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगी थी यहाँ पे वही लग रही है, फोर्स का कोई चेंज नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है तो वर्क भी जीरो होगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि इसके बीच का थीटा जो हो गया है वो 90 हो चुका है, और जब आप फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर भी क्या है, जीरो है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये तीन क्वेश्चन एक जैसे तो मैंने कुछ एक जैसे तो मैंने लगा दिए एक साथ। कहते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। जब मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना आपको, जब एक बॉडी फ्री फॉल कर रही होगी तो उसकी पोटेंशियल डिक्रीज हो रही होगी, बिकॉज क्यों डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि उसकी हाइट डिक्रीज हो रही होगी। तो वो कह रहा है कि क्या ये वायलेट नहीं करता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, तो बिल्कुल वायलेट नहीं करता। आंसर में भी दे रखा है कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिला के मैकेनिकल जो बन रही है, और वो क्या है, कंजर्व है, वो 20 है। अगर 10 है और 10 इसको मिले काइनेटिक एनर्जी को, तो मिला के कितनी हो गई, 20 हो गई। तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहने वाली है, और यही इसके आंसर में लिखा हुआ है कि जो डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी वो गेन हो पा रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर दी वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू राइडिंग अ बाइसिकल। जब हम बाइसिकल राइड करते हैं तो कितने एनर्जी का ट्रांजिशन होते हैं। देखिए हम बाइक या सॉरी साइकिल जब हम पैडल लगाते हैं तो हम मस्कुलर एनर्जी यूज करते हैं, मस्कुलर एनर्जी यूज होती है मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में। तो अब हम जब मूव साइकिल चलाएंगे तो हम अपनी मस्कुलर एनर्जी लगाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और हीट एनर्जी में। ठीक है, यही ट्रांसफॉर्मेशन होगा बाइसिकल चलाते हुए। 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? जब हम बहुत ज्यादा बड़े पत्थर पे फोर्स लगाएंगे तो क्या वर्क हुआ है, नहीं वर्क नहीं हुआ, हम लोग उसको मूव नहीं करा पाएंगे तो इससे वर्क नहीं हुआ। लेकिन वो कह रहा है एनर्जी कहां चली गई फिर, तो एनर्जी किसमें स्पेंड हो गई, तो आंसर लिखा हुआ है हमारी बॉडी हीट हो जाती है। तो मैं ट्रांसफर कर रहा था, मेरी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकल के ट्रांसफर होती है, लेकिन हाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, मेरी बॉडी हीट हो गई। तो मेरी बॉडी हीट हो जाती है तो सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाती है, उसमें ट्रांसफर, मस्कुलर एनर्जी जो ट्रांसफर करी है ना मैंने, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ताकि आप इसके आंसर लिखें। When we push a huge rock, there is no transfer of muscular energy to the stationary rock. Also, there is no loss of energy since muscular energy is transferred into heat energy, which causes our body to become hot. आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आगे वाला क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल है। ठीक है, कहता है a certain household has consumed 250 यूनिट्स। मैंने अभी बताया था ना, एनर्जी की यूनिट होती है 250 यूनिट्स। कहता है ड्यूरिंग अ मंथ, एक मंथ में, हाउ मच एनर्जी इन दिस, जूल, जूल में कितनी एनर्जी यूज की होगी। तो मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट के अंदर 3.6 10 टू द पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी होती है। हमें क्या करना है, अगर हमें यहाँ पे एनर्जी निकालनी है तो हम यूनिट की जगह ये पूरा पुट कर देंगे इनटू 3.6 10 टू द पावर 6। यहां से पॉइंट हटा जाएगा, 10 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम 36 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 6 30, 5 3 15, 15 प्लस 18, 2 6 12, 2 6 2 3 6,
7, तो ये आ गया 900 इंटू 10⁶, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁸ जूल। तो अगर आप 250 यूनिट खर्च कर रहे हैं तो आप इतनी जूल ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं हाउस होल्ड में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, नाइस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है an object of mass 40 kg is raised to height 5 मीटर above the ground, what is its potential energy? इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अगर हम 40 kg के मास को 5 मीटर ऊपर उठा लें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पहली चीज ये बतानी है। उसमें बोलता है if the object is allowed to fall find its energy, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हाफ डे डाउन कहता है एक बॉडी थी 5 kg की थी, आपने उसको उठा के कितनी हाइट पे रख दिया? सॉरी नॉट 5 kg, इट इज 40 kg और उठा के आपने इसे कहां रख दिया? 5 मीटर ऊपर रख दिया, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, ठीक है, मास 40। अभी हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 ले लेते हैं, मगर ना आप एग्जाम में 9 ही लेना, 9.8 ही लेना, अगर वो एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स काट सकता है इस बारे में। 9.8 जब तक लेनी है तब तक गिवन ना हो कि 10 लेना। तो अभी इस क्वेश्चन में 10 लेना, लेकिन मैं सहूलत के हिसाब से ले रहा हूँ। तो ये हो गया 20, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2000 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगला इसका जो पार्ट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन। जब ऑब्जेक्ट हाफ वे डाउन पहुंच जाएगा, आधी डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, आपने इसे गिराना शुरू करा और ये आधी डिस्टेंस पहुंच गया, पूरी डिस्टेंस 5 थी, आधी डिस्टेंस 2.5 मीटर थी, बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी? ये आसानी से नहीं हो पाएगा। आप कह सकते हैं सर आधी हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं दिखा सकते आप क्या आधी हो जाएगी, आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 2.5 मीटर पे इसकी कितनी वेलोसिटी होगी ये देखते हैं। देखिए जब ये फॉल डाउन कर रही होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, ठीक है, और इसने हाइट कितनी कवर करी? 2.5, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, हाइट हो गई 2.5, ठीक है, और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन जिसके अंदर ui, hi, gi, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी है, तो वो होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v स्क्वायर निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, 2 इंटू 10 इंटू 2.5, पॉइंट हटा के 10 आ जाएगा, कट जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 50। v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 50, हमें इससे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें चाहिए। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ m v स्क्वायर, हाफ m मास इज 40 kg और v स्क्वायर की वैल्यू 50, तो ये हो गया 20 इंटू 50 हो जाएगा 1000 जूल। तो जब ये हाफ वे डाउन हो जाएगा, आधी पोजीशन में पहुंच जाएगा, 5 मीटर से 2.5 मीटर की डिस्टेंस से पहुंच जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल हो जाएगी। पूरी पोटेंशियल एनर्जी 2000 थी, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी 1000 हो जाएगी, क्योंकि वहां पर मैकेनिकल एनर्जी को क्या होना है? 2000 हो रहा है, तो आधी इसमें हो जाएगी और आधी पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अभी हम 10वें क्वेश्चन नहीं पहुंचे हैं बस, लेकिन 20-21 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ? जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन है कि अगर सैटेलाइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी सैटेलाइट पे कितना वर्क करती है जो कि अर्थ के अराउंड मूव करती है। देखिए अगर अर्थ ये है और इसके अराउंड सैटेलाइट मूव कर रही है, ठीक है, तो जो सैटेलाइट है उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, और ग्रेविटी ऐसे लग रही होगी जो कि है फोर्स। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो वर्क कितना लगेगा? 0। तो जब एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव करती है तो उस पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो इसने भी कहा कि दो कंडीशन चाहिए, या तो फोर्स लग रही हो और बॉडी डिस्प्लेस हो रही हो, दोनों ही कंडीशन है इसमें, वर्क भी लग रहा, फोर्स भी लग रहा है और बॉडी भी डिस्प्लेस हो रही है। लेकिन 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 ये जो फॉर्मूला है ना जिसमें कॉस थीटा आ रहा है, हमारा जो फोर्स है ना वो परपेंडिकुलर हो गया डिस्प्लेसमेंट के, और अगर फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए डिस्प्लेसमेंट के, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आपका जो वर्क आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 0 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा देर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
दो क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए। कैन देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? हाँ, हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, क्या कोई फोर्स ना लगने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड से जो फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा हो, जैसे हमने कहा था बैलेंस फोर्स। अगर बैलेंस फोर्स लग रहे होंगे तो टोटल फोर्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है बॉडी पे। कहता है यस, there can be displacement of an object in the absence of any force acting on it. If a single force act on an object, the object accelerate. If an object accelerate, a force is acting on it. Assume an object is moving with a constant velocity. अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई, एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो फोर्स जीरो हो गया। ठीक है, तो फोर्स तो एक्सेस हो गया, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं, जब कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, और एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? फोर्स जीरो हो जाएगी, फोर्स नहीं लगेगी, और फोर्स नहीं लगेगी लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये वो कंडीशन है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तब हमारे पास क्या कहलाएंगे कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, फोर्स ना लगने के कारण, एक्सेलरेशन ना होने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड। एक इंसान है जिसने भूसा अपने सर पे रखा हुआ है और 30 मिनट के लिए, और वो थक गया। कहता है हैज ही डन सम वर्क? क्या उसने कोई वर्क किया है? फिजिक्स के हिसाब से उसने कोई वर्क नहीं किया। वर्क होने के लिए दो शर्तें हैं, फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इसने अपने उसमें उठा के, जब तक उठा रहा था तब तक तो फोर्स लगा, लेकिन जैसे ही उसने उठा के 30 मिनट्स में रख लिया, फोर्स तो लग रही है नीचे ग्रेविटी की, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो उसका मतलब क्या हुआ कि वर्क भी जीरो हो गया, तो उसके फिजिक्स के हिसाब से कोई वर्क नहीं किया। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, आइए न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मेरा फेवरेट न्यूमेरिकल इज माय फेवरेट। An electric heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? देखिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे यूनिट के हिसाब से, किलोवाट आवर के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, जो हमें पावर दे रखी है ना, पावर 1500 वाट, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे। 1000 से डिवाइड करके हो जाएगा ये 1.5 किलोवाट। तो हम एनर्जी निकालने जाएंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है? 1.5, और आवर्स कितने हैं? 10। ठीक है, हमें यूनिट में निकालने के लिए इसको रखना होता है किलोवाट आवर में। तो पॉइंट आके 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, ये कितना हो गया? 15। तो ये आंसर आ गया 15 यूनिट। अगर आप जूल में करते ना बहुत लंबा आंसर आता है, सबसे बेहतर होगा आप इस तरीके से कर लें, आपका आंसर ठीक आएगा बिल्कुल, और बहुत छोटा आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन कह रहा है, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस व्हेन अकर व्हेन वी ड्रॉ अ पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउड इट टू oscillate. What does the bob eventually come to rest? Why does the bob eventually comes to rest? What happens to energy eventually? It is a violation of law of conservation of energy? No. देखिए, जब एक बॉब होता है ना, इसे पेंडुलम कहते हैं, पेंडुलम के अंदर बॉब होता है ये। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मूव कराते हैं और छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या होता है, ये इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है। जैसे मैं इस बॉडी को इधर लेकर आया तो मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से क्या होता है, आप सब जानते हैं कि बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी आती है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये मूव करने लगेगा। मूव करने से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। कभी काइनेटिक एनर्जी होती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहाँ पहुंचेगा पोटेंशियल एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पहुंचेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पहुंचेगा तो ऐसा होता रहेगा, कभी पोटेंशियल एनर्जी, कभी काइनेटिक एनर्जी। देखिए, कहता है व्हेन एन apparatus moves from its mean position P, इसे कहते हैं मीन पोजीशन। ए वाली पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। व्हेन एन apparatus moves from its mean position P to either of its extreme position, इन दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी। इट rises to a height h on the top of the mean level, और जैसे ये यहाँ से यहाँ जाता है, इसकी हाइट बढ़ जाती है। हाइट बढ़ने से क्या हो जाएगा, इस बॉब के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। The kinetic energy of the bob changes fully into potential. जो kinetic energy है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, fully potential energy में कन्वर्ट हो जाती है। और वहां पर क्या हो जाता है, kinetic energy जीरो। तो यहाँ इस पोजीशन पे kinetic energy जीरो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो जाता है, kinetic energy मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, लेकिन और कुछ नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी ही होती है काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होने में। ठीक है, आगे कहता है, solely because it moves towards purpose P, it potential energy decreases increasingly. Consequently, the kinetic energy will increase because the bob reaches purpose. अच्छा, थोड़ा डायग्राम चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पर इसको P मान लीजिए आप। इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो हो जाती है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब आधे आधे वे में होते हैं तो दोनों मिक्सअप हो जाता है।
पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और ये कोई भी लॉ को वॉलेट नहीं कर रहा है, कभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। The bulb doesn't oxidate forever. It involves that as a result of air resistance. क्योंकि एयर रेजिस्टेंस लग रही है, बाहरी फोर्स लग रही है एयर की, वो क्या करेगी, वो इसको रोकने की कोशिश करेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलता रहेगा, और ये कोई वॉलेशन नहीं है भाई। एक्सटर्नल फोर्स लगने लगा बॉडी पे, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, उसके मोशन को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्या करता है, वो जो अपैरेटस होता है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देता है, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन, और क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और ये कोई भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को खराब नहीं करता, बिकॉज द एनर्जी लॉस्ट बाय द apparatus टू बीट फ्रिक्शन इज गेन्ड बाय इट्स सराउंडिंग। तो जो सराउंडिंग है काइनेटिक एनर्जी, उसको गेन होने लगती है फ्रिक्शन की वजह से। इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, ये दोबारा एक बार देख लेना, आ जाएगा समझ में। अब एक क्वेश्चन है 16 वाला, ये है न्यूमेरिकल, आइए से करते हैं। कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई v, और उसको रेस्ट पे लाना है, मतलब उसको रोक देना है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। उसका मास कितना है, उसका मास m है, तो हमें क्या कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क का वो वाला फॉर्मूला जिसमें दो वेलोसिटी हो, वो जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। हाफ एम वी तो यहाँ पर 0 है, माइनस यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एम यू का स्क्वायर। तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लग जाएगा, आराम से हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, आई थिंक 21 क्वेश्चन इसके अंदर है। कहता है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हमें जो कार है उसको रोकना है, मास दे रखा है 1500 kg का, ठीक है, और वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई है। ठीक, हमें इसे रोकना है, तो ये इस वक्त इस वेलोसिटी से चल रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। इसको सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, हम लोग इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 60 से कट सकता है ये 60 10 और 63 था, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। तो हमें इसे रोकना है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क का वो वाला फॉर्मूला जिसमें दोनों वेलोसिटी आती हो, हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। हाफ एम कितना है 1500, और v स्क्वायर कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 रखनी है, माइनस 50/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1500 डिवाइड बाय 2 इंटू माइनस 2500 डिवाइड बाय 9। ये 3 से कट सकता है, 3500 और 3 3 सारी ज्यादा नहीं कट सकता, ये कट सकता है 250 माइनस 2500 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा माइनस 625 और 1230 डिवाइड बाय 3 जूल। इसको आप 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपको इतना एनर्जी चाहिए होगी इस बॉडी को रोकने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये टॉपिक तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन दोबारा बताता हूं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, a force is acting on an object of mass m. The direction of displacement is from west to east, shown by the longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. इसमें बताना है आपको कि वर्क नेगेटिव होगा, जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर एंगल 90 होगा, अगर एंगल 90 होगा तो जो वर्क का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एफ डी एस cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो पहले वाले केस में 0 वर्क हो जाएगा, ठीक है, 0 वर्क। दूसरा, फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब थीटा हो गया 0, थीटा 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वर्क, ठीक है। और ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वो हो रहा है, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे 180, और जब आप वर्क निकालने जाओगे तो एफ डी एस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा एफ डी एस, तो ये हो जाएगा नेगेटिव वर्क, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख कर आना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है सोनी सेज दैट एक्सेलरेशन इज एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन व्हेन सेवरल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। डू यू एग्री विद हर
एंड y। यस, दिस इज पॉसिबल। देखिए कह रहा है एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो, एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है? जब सारी फोर्स लग रही हो। हाँ लग रही हो, कोई बात नहीं भाई, मैंने आपको बैलेंस फोर्स बता रखी है। बैलेंस फोर्स क्या होती है? जब बहुत सारी फोर्स लगने के बाद भी टोटल फोर्स जीरो आए तो उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं। तो उस केस में क्या होगा? नेट फोर्स जीरो लगेगा। जब नेट फोर्स जीरो लगेगा तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो बहुत सारी फोर्स लगने के बावजूद भी एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है और सोनी इस बात पे करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। कह रहा है फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइस ऑफ पावर 500। एक डिवाइस जो है उसकी पावर है 500 वॉट, तो पावर टोटल कितनी होगी? 4 इंटू 500, तो ये हो जाएगी 2000। तो 4 डिवाइस 2000 वॉट है 10 घंटे में, और इसको हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके, तो ये 2 किलोवाट हो जाएगा। अब हम एनर्जी निकालने जाएंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर कितनी आ गई? 2, और टाइम कितना है? 10 आवर्स। तो पूरे पूरे ये क्या लेंगे? 20 यूनिट ले लेंगे। अगर आप इसे जूल में करते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए इससे बेहतर ये है कि आप इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर लें और उसको टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर लें, आपका आंसर बहुत छोटा आएगा। तो 20 यूनिट कंज्यूम हो रही है अगर 5 डिवाइस चल रहे हैं 500 वॉट के 10 घंटे के लिए, 4 डिवाइस सॉरी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। A freely falling object eventually stop on reaching the ground. What happened to its kinetic energy? Kinetic energy becomes zero. भाई एक बॉडी जो है जब वो नीचे पहुंच जाएगी, जब वो रुक जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आइए पढ़ लेते हैं। When object falls freely towards the ground, its potential energy decreases and kinetic energy increases. जब बॉडी नीचे गिरती है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, हाइट डिक्रीज होती रहती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। As the object touches the ground, all its potential energy become kinetic energy. Since the object hit the ground, all its kinetic energy become कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड एनर्जी। देखिए जैसे बॉल फॉल करती है ना तो साउंड भी निकलती है और हीट एनर्जी भी होती है, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो खत्म ही हो जाएगी, तो वो हीट और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा। अब हमारा हो चुका है द एंड, हमारा क्या हो चुका है? द एंड। तो सोल्यूशन हमने पढ़ लिए हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन थे एनसीईआरटी के, और मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करी होगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और भी वीडियो के लिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही पढ़ते रहिए स्ट्रेस क्लासेस काशीपुर से। मैं काबिल सिद्दीकी आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टाटा।